हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्थ शाइन। दिस इज मी सिया और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। तो जैसा कि हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट जो हमारे 2 लेक्चर हो रखे हैं उसमें मेरा सीक्वेंस क्या रहा है कि पहले हम लोग नोट्स के थ्रू एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स है उसके थ्रू हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग देख रहे थे कि कुछ छूटा तो नहीं, और रिवीजन भी हम लोग करते जा रहे थे। तो इसमें भी हम लोग वैसा ही करेंगे, पहले नोट्स से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देखेंगे ताकि कुछ मिस ना हो जाए। लेकिन कल के लेक्चर के बाद जो आगे वाले टॉपिक हैं वो पढ़ने से पहले हम लोग पिछले क्लास को रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू, क्योंकि कल वाला टॉपिक जो था वो मैं बचा करके रखी थी कि अगले दिन हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। तो चलो हम लोग वही शुरू करते हैं वापस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। कल वाला टॉपिक क्या था हमारा, कल जो नोट्स के थ्रू पढ़े थे वो क्या था, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन का मतलब बताऊंगी कि वो क्या कह रहा है, फिर उसमें और भी कौन सी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली कही गई हैं उसी भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, शुरू करते हैं। कह रहा है कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स, ओनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल की यहाँ बात कर रहा है। ओनियन पील सेल किसका है, प्लांट का पार्ट है, प्लांट सेल का है, और ह्यूमन चीक सेल जो है ये एनिमल सेल का है, ये पता है। फिर अब इसको कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम लोग को कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो पहले बता रहा है कि ओनियन सेल का, अगर हम लोग ओनियन सेल को देखते, ओनियन में जब ओनियन मतलब प्याज, ठीक है, काटे तो होगे कभी, या तो काटा हुआ देखे होगे। फिर स्कूल में भी एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, याद होगा। तो उसमें जो वाइट कलर का जो लेयर होता है, प्याज के ऊपर जो वाइट कलर का जो लेयर होता है, उसे ही हम लोगों को अच्छे से स्टेन करके हमें माइक्रोस्कोप में देखना होता है। उसी में हम लोगों को इसका वो दिखता है, सेल दिखता है कि कैसा दिख रहा है हमें। ठीक है, तो उसमें बता रहा है कि टिपिकल प्लांट सेल इसको माना जाता है। और जब हम लोग इसको देखते हैं तो इसके बाहर जो लेयर है उस वो क्या दिखता है हम लोग को, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट दिखता है एज इट्स आउटर बाउंड्री। ठीक है, और ठीक उसी के नीचे हम लोग को सेल मेम्ब्रेन एक और लेयर दिखता है। इसके बाद फिर बात किया गया है ह्यूमन चीक सेल का, जो कि एनिमल सेल को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर जो है इसका सेल का, वो क्या बताया गया है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम लोगों का क्या है, एनिमल सेल का क्या है, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। डिलिमिटिंग का मतलब हम लोग कल ही बताए थे, क्या पढ़े थे, कि आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर को बोला जाता है डिलिमिटिंग लेयर। ये हो गया। उसके बाद जो भी हम लोग सेल देखेंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, प्लांट सेल में तो न्यूक्लियस साइड में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है कि इसके बीच में क्या पाया जाता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, क्या कहलाता है, ये ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। ये कल ही मैं बताई थी, तो याद होना चाहिए ये चीज़, ठीक है, भूलना नहीं है। ये हो गया। फिर और ये जो न्यूक्लियस है ये क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए में क्या है, जीन है, और जीन ही हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कल एक्सप्लेन करी थी अच्छे से। फिर कह रहा है डीएनए, डीएनए का बात बताया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। अगर कोई पूछेगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है जो कैरी होता है, वो क्या है, डीएनए है। ठीक है, तभी तो अगर मान लो कि कोई बोलता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं या नहीं है, ये किसके थ्रू पता लगता है, डीएनए मैच करवाया जाता है, तब पता लगता है। फिर कह रहा है सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, कि वैसे सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वैसे सेल मतलब कि वैसे सेल्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो वो क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। और वैसे सेल जिसमें ये जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा, और अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। ये हो गया। फिर अब कह रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में ही
चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म कैसा है? सेमी फ्लूइड है, ठीक है। सेमी मतलब हाफ, फ्लूइड फ्लूइड मतलब लिक्विड वाला, मतलब कि ये ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, बीच वाला पार्ट है। सेमी फ्लूइड मतलब आधा लिक्विड की तरह है, जैसे जेली कैसा होता है वैसे। और ये क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ द सेल, और ये सेल को पूरा मतलब घेर करके रखता है, सेल के अंदर ही ये पूरा प्रेजेंट होता है। फिर साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मार्क कर लेना, अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना। ये क्या है? मेन अरीना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, मतलब कि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, वो सारे सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और कहीं नहीं, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारा मैं ये तीनों टर्म मैं एक्सप्लेन कर रखी हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इसी साइटोप्लाज्म में, ताकि सेल को अलाइव रखा जा सके, सेल को लिविंग रखा जा सके। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, ये सारा कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। फिर इसके बाद आता है कि बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे देखो, यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल। अब कह रहे हैं यूकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो पाया जाता है, लेकिन इसके साथ और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। और भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहा गया है? ऑर्गेनेल कहा गया है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारे कुछ, ठीक है। तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनेल कहलाएंगे। सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, इनको नॉर्मली ऑर्गेनेल बोलते हैं, लेकिन ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, इसीलिए इसको सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है, ठीक है। कह रहा है अब द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जितने भी, जिसके बारे में हम लोग पढ़े, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें क्या होता है? वो प्रोकैरियोटिक सेल में सारे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये हम लोग जो देखे अभी, ऑर्गेनेल देखे, ये सारे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इनमें से कोई भी वहाँ नहीं होता, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर नन राइबोसोम। अब ये बहुत अच्छा है, ये क्या है? ये दोनों में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में। लेकिन दोनों में कैसे पाया जाता है ये देखते हैं। तो ये क्या है? नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, फाउंड इन ऑल सेल, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। अब ये नन मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है, ये सबसे अलग है, इसीलिए ये यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। तो ये राइबोसोम जो है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, मतलब ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसके अलावा भी और बहुत जगह है जहाँ पे ये हमें मिलता है। तो और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो दो ऑर्गेनेल और हैं हमारे ये यूकैरियोटिक सेल का, जैसे दो ऑर्गेनेल और हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल का पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ होता है? प्लांट सेल में होता है, तो उसमें पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, सबसे पहली बात प्लांट सेल में। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये उसमें भी प्रेजेंट होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कल बताई थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है RER, इट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वहाँ पे भी पाया जाता है। फिर एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। तो एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें कुछ नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम। अभी इसके बारे में भी आगे डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो ये किस में काम करता है? सेल डिवीजन में। जब माइटोसिस हो रहा होता है, मियोसिस वगैरह हो रहा होता है, तब इसमें इसका रोल आता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और डिटेल में, लेकिन अभी बस नाम जान लो। सेंट्रोसोम ये क्या है? नन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, नन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट,
सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज शेप। ये हो गया, ये जो सेल है हमारा वो साइज और शेप में वेरी करता रहता है। जितने भी सेल है वो सबका साइज अलग होता है, शेप अलग होता है। अब साइज अलग होता ही है, लेकिन जो शेप होता है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है, या फिर ये कह सकते हो कि जिस सेल का जैसा शेप है उसका काम भी उसी टाइप का होता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे आगे। फिर कह रहे हैं जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट सेल है, जो कि सिर्फ 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ। इसकी जो लंबाई है वो सिर्फ 0.3 म्यूमीटर है। ठीक है, इसको म्यू पढ़ते हैं, आपको पता होगा ये म्यू होता है। ठीक है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा ये है सबसे छोटा सेल है। ये हो गया। फिर जबकि बैक्टीरिया के बारे में यहाँ बताया है। अब बैक्टीरिया के बारे में यहाँ बताया गया, यहाँ देखते हैं बैक्टीरिया क्या कह रहा है। बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। 3 to 5 माइक्रोमीटर, ये इसके बारे में बताया, बैक्टीरिया का साइज बताया है। फिर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, और जो सबसे बड़ा सेल जो हम लोग को बोला गया, वो जो लार्जेस्ट सेल होता है वो क्या है, एग है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये हो गया। फिर एमंग मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, एक सेकेंड, हाँ, एमंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब यहाँ पे बताया है अभी तो हम लोग सिंगल सेल का पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर का बता रहा है कि इसमें जो हमारा ह्यूमन रेड ब्लड सेल है, आरबीसी जो है हम लोग का, वो क्या है 7.0 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है। अभी ऊपर यहाँ देखो रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाइकॉनकेव दिखा रहा है, तो इसका जो डायमीटर, ये जो पूरा डायमीटर होगा ये कितना है 7.0, ये इसका डायमीटर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हो गया। फिर एक सेकेंड, फिर नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। और ये जो नर्व सेल हम लोग जो न्यूरॉन वाला पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, और इनका शेप भी अलग अलग तरीके का होता है, सब वेरी करता है एक दूसरे से। ये डिस्क लाइक भी हो सकता है, डिस्क लाइक जैसे सीडी वगैरह देखे हो ना, डीवीडी वगैरह चलता था कभी तो देखे हो कि कैसेट्स वगैरह, वैसा होता है। पॉलीगोनल भी होता है। फिर पॉलीगोनल मतलब पॉलीगॉन पढ़े हो ना, लाइक 4 साइड वाला। फिर कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, धागे की तरह। और इवन इरेगुलर, इरेगुलर जैसे कि अमीबा कैसे है वैसे। ठीक है, द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। और ये जो सेल का शेप है ये वेरी करता है कि उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है और उसी से ये वेरी करता है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ये यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, इसका एक बार रुक जाओ, हम लोग स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे वाइट ब्लड सेल कैसे दिख रहा है, अमीबॉइड। अब वाइट ब्लड सेल के बारे में थोड़ा याद आ रहा है, डिफेंस सिस्टम, हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम कौन है, वाइट ब्लड सेल है। यही हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस होते हैं उनसे ये हमारी रक्षा करता है। फिर कॉलमनार एपिथेलियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो, ये क्या होता है, लंबा होता है और पतला होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू वगैरह, ये हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में, तो घबराना नहीं कि नहीं आ रहा है। फिर ये ट्रैकेड, ये क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। फिर मेसोफिल सेल होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये राउंड और ओवल, देखो इनका शेप देखो, राउंड एंड ओवल है। ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ देख लिए। अब हम लोग नीचे चलेंगे, यहाँ से हम लोग आज पढ़ने वाले थे, तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग एनसीईआरटी से ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नोट्स पे देखेंगे कि नोट्स पे सारी चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखना प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एब्सेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिसको हम लोग प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। फिर दे आर जनरली स्मॉलर, ये नॉर्मली क्या होता है, स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई काफ़ी फास्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि एज़ ये छोटे होते हैं तो छोटे लोग क्या होता है, लाइक अगर रनिंग में देख लो तो छोटे बच्चे जो होते हैं एज़ कम्पेयर टू यू, वो काफ़ी फास्ट दौड़ सकते हैं क्योंकि उनका शरीर जो वो हल्का होता है और छोटे होते हैं। लेकिन आप बड़े हो तो आपका शरीर थोड़ा भारी है और बड़े भी हो, इसलिए थोड़ा कम टाइम लगता, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है आपको। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जो छोटा है वो जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है और जो बड़ा है ये कितना है 10 to 20 माइक्रोमीटर, क्या है ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का
ये वो है, शेप है, ठीक है, साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये शेप और साइज में ग्रेटली वेरी करते हैं, ग्रेटली वेरी करते हैं। फिर द 4 बेसिक शेप, अब यहाँ पे बैक्टीरिया का शेप बताया है, चार बेसिक शेप यहाँ बताया गया है बैक्टीरिया का कि क्या क्या है। तो पहला बैसिलस है, दूसरा कॉकस, तीसरा विब्रियो, चौथा स्पिरिलम। अब इसका शेप भी दिया है कि ये किस शेप का है। तो बैसिलस जो एक ऐसा है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड शेप का है। कॉकस स्फेरिकल शेप का है, कॉकस में देखो ओ आ रहा है बीच में, तो समझ लो स्फेरिकल मतलब गोल साइज का है। विब्रियो कॉमा शेप का है, और स्पिरिलम में स्पाइरल शेप आ ही रहा है, तो ये स्पाइरल शेप का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ये 4 बेसिक वाला, एक सेकेंड इसको मैं क्लीन कर दूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये क्लीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ से ये पूरा याद कर लेना है आपको, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना, याद कर लेना, ये हो गया, हाईलाइट कर लेना बुक में अपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट, हाँ, अब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फंडामेंटली, इस वर्ड का मतलब समझो। फंडामेंटली मतलब कि बेसिक, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सिमिलर होती हैं सभी प्रोकैरियोट्स की, जबकि उनका जो शेप और फंक्शन है वो वेरी करता है। ये वाइड मतलब कि ये बहुत ही लाइक वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन कह रहा है कि शेप और फंक्शन भले इसका अलग अलग होता है, लेकिन जो इसका जो बेसिक होता है वो सबका सिमिलर होता है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज। यहाँ हम लोग इसका एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, इसका हम लोग यहाँ पे डायग्राम भी देखेंगे और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल। जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं उनका क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है उसके बाहर में, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। देखो ये लाइन यहाँ पे आपको याद रखनी है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तक ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्शन, ये याद कर लेना, ठीक है। फिर कह रहा है द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जैसे कि हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ रखे हैं कि क्या है, सेमी फ्लूइड है, ना ही लिक्विड है पूरा, ना ही पूरा सॉलिड, ये बीच वाला पार्ट है जो कि सेल को फिल किए हुए है, एक पूरे सेल को भरा हुआ है, जो कि क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। फिर इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट में क्या होता है कि कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ना होना मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। नेकेड मतलब कि नॉर्मली ऐसे फ्रीली वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसको कोई भी कवरिंग नहीं दी जाती है। नॉट इन्वेलप्ड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, जेनोमिक डीएनए मतलब ये सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, और हाँ ये सिंगल क्रोमोसोम मतलब यहाँ पे सर्कुलर डीएनए, ये जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हो गया। अब सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे उनके जो डीएनए है वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। जेनोमिक जो मेन डीएनए होता है उसके अलावा भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं, और वो जो जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो इसके बाहर में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला जाता है, जिसका नाम दिया गया है प्लाज्मिड, ठीक है। एक सेकेंड इसको हटा देते, दिख जाएगा, हाँ। और ये जो एक्स्ट्रा जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर मतलब गोल, ठीक है। तो डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए जो मेन डीएनए होता है उसके अलावा भी जो प्रेजेंट होता है, तो वो उस स्मॉलर डीएनए को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड को जनरली भाषा में क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। फिर द प्लाज्मिड डीएनए, एक सेकेंड, हाँ, द प्लाज्मिड डीएनए कंटेन certain unique phenotypic characters to such bacteria,
और ये जो जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फेनोटाइपिक कैरेक्टर वगैरह कि कैसा कैरेक्टर जा रहा है, तो ये सारा कुछ ये देता है ऐसे बैक्टीरियाज को जिसमें ये प्रेजेंट होता है, तो उसके एक अलग से ये फेनोटाइपिक कैरेक्टर दे रहा होता है। फिर एक ऐसा ही सच कैरेक्टर इज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक्स। और ये जो कैरेक्टर देता है, ये जो फेनोटाइपिक कैरेक्टर होता है, ये प्लाज्मिड क्या करता है, एंटीबायोटिक, ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स ये होता है। अब कह रहा है कि अब इसमें हम लोग हायर क्लासेस में हम लोग ये जानेंगे कि दिस प्लाज्मिड डीएनए इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। कि कह रहा है कि जब बैक्टीरिया वगैरह जो बैक्टीरिया जिस भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, अगर ये दूसरे डीएनए से जाकर के अगर मिलता है तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो उसको वो मॉनिटर करता है कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर में, ठीक है, तो उसको ये मॉनिटर कर रहा होता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, ये कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है। No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosome। अब कह रहा है कि जो ऑर्गेनेल हमें यूकैरियोट्स में दिखते हैं वो यहाँ पे प्रोकैरियोट में नहीं दिखते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए ये दोनों में पाया जाता है। फिर कह रहा है प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। अब प्रोकैरियोट के पास कुछ चीज़ें होती हैं इंक्लूजन के फॉर्म में, अभी इंक्लूजन क्या है ये भी देखेंगे, तो जो कि ये यूनिक बनाता है इसको, ठीक है, ये यूनिक चीज़ है जो प्रोकैरियोट के पास पाया जाता है। अब ये क्या है, तो एक स्पेशलाइज्ड